गुड इवनिंग बच्चों। देखो अभी हमने बाकी सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। तो अब हम लास्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, डेट इज पोटेंशियोमीटर। इसको स्टडी करते हैं ना। चलो सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस काम में आता है, वो देखते हैं, है ना। तो वैसे तो नाम से ही क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के यूज में आता है। तो ध्यान रखना कि वैसे तो, है ना, वैसे तो पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है। ठीक है, तो देखो अब कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो पहले से हमारे पास वोल्ट मीटर अवेलेबल है, तो फिर इस पोटेंशियोमीटर की जरूरत कहाँ से आती है, वो दिमाग में आता है ना। तो देखो ये तो सही है ना, ये तो सही है कि इन्हीं भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज कर तो सकते हैं, लेकिन ये भी हमने क्लास में पढ़ा था कि प्रैक्टिकली कोई भी वोल्ट मीटर पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है ना। तो हमने पढ़ा था कि प्रैक्टिकली कोई भी वोल्ट मीटर पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है। मतलब हर कोई वोल्ट मीटर मेजरमेंट लेते टाइम लोड से थोड़ी करंट तो जरूर खींचता है। पढ़ा था ना कि हर कोई वोल्ट मीटर मेजरमेंट लेते टाइम लोड से थोड़ी सी करंट जरूर खींचता है, और लोड से थोड़ी सी करंट खींचेगा तो लोड में पहले से कम करंट जाएगी। मतलब लोड थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर होगा, और थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में थोड़ी बहुत एरर जरूर आएगी, है ना। तो हम पीछे वाले काफी सारे एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना अच्छे से कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता तो है, लेकिन पता है कि कोई वोल्ट मीटर पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है। मतलब हर कोई वोल्ट मीटर मेजरमेंट लेते टाइम लोड से थोड़ी सी करंट जरूर खींचता है, और लोड से थोड़ी सी करंट खींचेगा तो लोड में पहले से कम करंट जाएगी। मतलब लोड थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होता है, और थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। वोल्टेज मेजरमेंट में थोड़ी सी एरर तो जरूर आती है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, है ना, इसीलिए ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो फिर हम वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। फिर बच्चों अच्छे ध्यान रखना कि अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। और देखो आगे हम पढ़ेंगे ना, आगे हम पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट लेता है तब इस लोड से कोई करंट नहीं खींचता है ना। पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट करता है उस टाइम पर लोड से कोई करंट नहीं खींचता है। और बताओ लोड से कोई करंट नहीं खींचेगा तो लोड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, और लोड डिस्टर्ब नहीं होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्टली मेजरमेंट हो पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट करता है उस टाइम पर लोड से कोई करंट नहीं खींचता है, और कोई करंट नहीं खींचता है मतलब लोड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है, और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है ना। तो ये तो थोड़ा-सा हमने रफली देख लिया। अब चलो एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको डिटेल में देखते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, तो अब देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर में V वोल्टेज की ऐसी कोई सोर्स बैटरी होती है। तो ध्यान रखना कि इस पोटेंशियोमीटर में V वोल्टेज की सोर्स बैटरी होती है,
और उसके साथ हम लंबा यूनिफॉर्म रेजिस्टेंट वायर जोड़ देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि बैटरी के साथ जो लंबा यूनिफॉर्म रेजिस्टेंट वायर जोड़ा है, इस वायर को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R है और इसकी लेंथ L है ना? तो बस अच्छे ध्यान रखना, ये अच्छे ध्यान रखना कि सिंपली V वोल्टेज की सोर्स बैटरी है और उसके साथ लंबा यूनिफॉर्म रेजिस्टेंट वायर जोड़ दिया है। इसी पूरे सिस्टम को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, सिंपली वी वोल्टेज की सोर्स बैटरी होती है और उसके साथ लंबा यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ देते हैं। इसी पूरे सिस्टम को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, है ना? अब देखो एक बार देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या काम करता है वो देखते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में, अच्छे ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक फैलाने का काम करता है। तो एक बार तुम सोच के बताओ, है ना? तुम सोच के बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस ये जो लंबा पोटेंशियोमीटर वायर लगाया है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। है ना? तुम खुद बताओ 1 मिनट, तुम खुद बताओ कि इस बार तुम खुद बताओ कि इस बार सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए और कोई नहीं आ रहा है ना? वही कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए और कोई नहीं आ रहा है। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके अक्रॉस ये जो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर लगा है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और बताओ ये बिल्कुल है ना? बताओ बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, इससे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरी L लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बस तुम खुद सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ कि जो बैटरी थी उसमें तो पोटेंशियल सॉरी, जो बैटरी थी उसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस केवल इतने से ही पार्ट में लिमिटेड था, लेकिन इसके अक्रॉस वायर लगा देंगे तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरी एल लेंथ में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत सारी डिस्टेंस तक, है ना? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत सारी डिस्टेंस तक फैलाने का काम करता है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तुम खुद बताओ कि तो देख लिया कि सोर्स बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि पोटेंशियोमीटर वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो बताओ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरी एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखो अब हमको देखना है कि इसमें अगर एक्स लेंथ का कोई टुकड़ा लें, है ना? तो हमको देखना है कि इसमें अगर एक्स लेंथ का कोई टुकड़ा लें, तो इस टुकड़े के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है ना? तुम खुद बताओ 1 मिनट। तुम खुद बताओ कि लकीली बिल्कुल है ना? बताओ जो पोटेंशियोमीटर वायर था वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर था। बताया था ना कि पोटेंशियोमीटर वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्स लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम सिंपली चौथी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना तुम यार कि पोटेंशियल डिफरेंस एल लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्स लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए सिंपली हम चौथी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, है ना? तो तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर, सॉरी, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ L है और उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। बस हम, है ना? हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि L लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो बताओ यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V/L। तो हमको कितनी लेंथ के अक्रॉस निकालना है? X लेंथ के अक्रॉस निकालना है। तो X लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंपली V/L into X ये लगा सकते हैं, है ना? वही चौथी क्लास का मेथड है यार। कि 10 लड्डू की कीमत 7 रुपए हो तो 1 लड्डू की कीमत 7/10, तो 6 लड्डू की कीमत 7/10 into 6 वो यहाँ लगा सकते हैं, है ना? और तुम अच्छे ध्यान रखना कि यूनिटरी मेथड हम इसीलिए लगा पाए क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर यूनिफॉर्म था, इसीलिए लगा पाए, है ना?
तो कैसे लगाए समझ गए ना? ये ध्यान रखना कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है और टोटल लेंथ L है। X लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है ना? बस आराम से यूनिटी मेथड लगा सकते हैं कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ L और उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बाय L। तो X लेंथ का कोई टुकड़ा लें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बाय L इंटू X, ये बोल सकते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि पोटेंशियोमीटर वायर में, है ना, पोटेंशियोमीटर वायर में अगर एक्स लेंथ का कोई टुकड़ा लें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V बाय L इंटू एक्स। तो इससे हम, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्स लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। तुम बताओ कि एक्स लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। मतलब, है ना, मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर से हम डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इसी चीज को, है ना, इसी चीज को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। बताओ ना यार, पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ना? तो इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट एक्स के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये नॉर्मली बीटेक के बाद जो जॉब के लिए कैंपस इंटरव्यू होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नॉर्मली पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करने का सिंपलेस्ट डिवाइस कौन सा है? तो आंसर ये देंगे कि डिस्प्लेसमेंट के सिग्नल को वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करने का सिंपलेस्ट डिवाइस कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर। हाँ बच्चों, इसमें एक और चीज देख सकते हैं। ये तो अभी हमने देखा था कि एल एन का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था ना। तो हमने देखा था कि एल एन के पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था? V बाय L। और अच्छे ध्यान रखना कि यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। बताओ, किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? V बाय L, जहाँ V तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और L इस पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ। तो ध्यान रखना यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय L होता है। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो, है ना, कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ और नहीं है, ये सिंपली वायर के अंदर अंदर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तुम याद करके बताओ कि स्टार्टिंग में हमने करंट की माइक्रोस्कोपिकल स्टडी की थी, है ना? और उस माइक्रोस्कोपिकल, है ना, माइक्रोस्कोपिकल स्टडी मैंने तुमको बताया था कि बैटरी के कारण किसी भी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो और उस वायर की लेंथ L हो, तो बताओ वायर के अंदर अंदर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? डेल्टा V बाय डेल्टा R की जगह V बाय L लिख सकते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ और नहीं होता है, ये बैटरी के कारण वायर के अंदर अंदर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये देख लिया। चलो एक चिल्लर टाइप का एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर है, उसकी टोटल लेंथ 5 मीटर है और इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछता है। तो मैंने अभी बताया था कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? V बाय L।
तो V तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अपन L इसकी लेंथ 5 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 20 वोल्ट पर मीटर आएगा। और हम ये भी समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया तो इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, वायर के अंदर अंदर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। बस ये हमने पोटेंशियोमीटर क्या होता है ना, पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसके कंसेप्ट देख लिए। बस अब हम पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देखो जो अभी हमने पोटेंशियोमीटर के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, अब हम पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। और ध्यान रखना कि अपने सिलेबस में हमको पोटेंशियोमीटर के 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, है ना। पहला एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर से अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियोमीटर से 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कि पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल या अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, है ना। इन 3 एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मतलब देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल या अननोन बैटरी का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। चलो पहले पोटेंशियोमीटर का सर्किट देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर सर्किट में सिंपली वी वोल्टेज की ऐसी सोर्स बैटरी होती है और उसके साथ लंबा यूनिफॉर्म रेजिस्टर वायर लगा देते हैं जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। चलो उसकी लेंथ एल मान लेते हैं। तो हमको पता है कि सोर्स बैटरी है और उसके साथ लंबा यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दिया है। इसी सिस्टम को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ये हमको पता है। अब देखो इस पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ते हैं और सीधी पोलैरिटी में जोड़ते हैं। सीधी पोलैरिटी मतलब सोर्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अननोन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होना चाहिए और सोर्स बैटरी के नेगेटिव से अननोन सेल का नेगेटिव सिरा जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जिस अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ते हैं और सीधी पोलैरिटी में जोड़ते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि अननोन सेल का ईएमएफ ई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। फिर डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और, है ना, और गैल्वेनोमीटर का ये जो दूसरा सिरा है उससे हम स्लाइडिंग कील जोड़ देते हैं जिसको जॉकी बोलते हैं, है ना। और अब हम क्या करते हैं कि स्लाइडिंग की या इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं और तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। ये तो ध्यान रखना कि जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। और ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर वायर की जिस लेन पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है उसको बैलेंस लेन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर की एक्स लेन पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, मतलब बैलेंस लेन एक्स है ना। और सबसे मेन कंसेप्ट ये है ना, सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि बताओ गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। थोड़ा सोच के बताओ, ये थोड़ा सोच के बताओ कि बताओ अगर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा ना। बस अच्छे ध्यान रखना है ना अच्छे ध्यान रखना कि है ना, पूरे पोटेंशियोमीटर में सबसे मेन कंसेप्ट ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना चाहिए। तो चलो पहले अननोन सेल के अक्रॉस देखते हैं। तो देखो, है ना, हमको अच्छे पता है कि बताओ अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो E प्लस आई आर या E माइनस आई आर होता है, पढ़ा था ना कि वैसे तो अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
E माइनस आई आर है, E प्लस आई आर होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस अननोन सेल से बहने वाली करंट जीरो होगी, और करंट जीरो होगी तो इस अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस केवल E होगा, है ना। तो जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस अननोन सेल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस E होगा। अब देखते हैं कि एक्स लेन का जो पोटेंशियोमीटर का टुकड़ा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। चलो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। उसमें इस नीचे वाले सर्किट का कोई रोल नहीं होगा, है ना। तुम खुद बताओ कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में, है ना, जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस वाली ब्रांच से तो बहने वाली करंट जीरो होगी ना। बोल सकते हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस ब्रांच से बहने वाली करंट जीरो होगी, इसलिए इस ब्रांच के होने का कोई मतलब नहीं है ना। बस पक्का बोल सकते हैं हम कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में सोर्स बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जो L लेंथ में बिल्कुल यूनिफॉर्मली फैला होगा। तो बस X लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम सिंपली वो चौथी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि बताओ L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L। तो बताओ X लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V बाय L इंटू X होगा। बस वही अपना कंसेप्ट है ना, वही अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं कि बताओ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना चाहिए। तो बताओ इसके अक्रॉस मतलब अननोन सेल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस E, और इसके अक्रॉस मतलब X लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर वायर का टुकड़ा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L इंटू X। तो बताओ ये X या बैलेंस लेंथ को तो मेजर कर सकते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर में स्केल लगी होती है, बस उस स्केल से हम X मतलब बैलेंस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और X की वैल्यू रख करके अननोन सेल का EMF E भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो पोटेंशियोमीटर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पोटेंशियोमीटर में कंसेप्ट बस एक ही है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, दैट्स ऑल। बच्चों इसमें कुछ और भी राज छुपे हुए हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है उससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अननोन सेल का जो ईएमएफ है वो बैलेंस लेंथ एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, तो तब बैलेंस लेंथ कम आ रही हो तो समझ जाएंगे कि अननोन सेल का ईएमएफ कम, और बैलेंस लेंथ ज्यादा आ रही हो तो समझ जाना कि अननोन सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा। तो देखो कुछ और छोटी चीजें देखना, जैसे देखो इस बार इस अननोन सेल से करंट जीरो बह रही है ना, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वही उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आ रहा है। इस बार ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे ना, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वो बात अलग है कि इस बार पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है ना। तो ये तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बताओ पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट कर रहा होता है तो तब इस एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट नहीं खींचता है, यही है ना। बताओ जीरो डिफ्लेक्शन के केस में एक्सटर्नल सर्किट से करंट जीरो है ना, तो बस ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि बताओ पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब पोटेंशियोमीटर जब मेजरमेंट कर रहा होता है तब इस एक्सटर्नल लोड से कोई करंट नहीं खींचता है, इसलिए लोड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस का परफेक्ट मेजरमेंट होगा। फिर बच्चों पोटेंशियोमीटर का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर से दो अननोन सेल के
ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना? तो उसके लिए भी चलो मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट जमा दिया है, जिसमें सोर्स बैटरी है और एल एन का यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर है। तो देखो, जिन दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, उन दोनों सेल को पोटेंशियोमीटर से इस टाइप से जोड़ देते हैं और कहने की जरूरत नहीं है कि सोर्स बैटरी की सीधी पोलैरिटी में जोड़ते हैं, है ना? चलो, जैसे सबसे पहले हमको पहले सेल के ईएमएफ के बारे में देखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर को केवल पहले सेल से जोड़ते हैं, बाकी दूसरे सेल का स्विच ऑफ रख रहे हैं। तो बताओ कि भाई दूसरा सेल तो डिस्कनेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब है कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर से हम केवल पहला सेल जोड़ते हैं, है ना? तो पोटेंशियोमीटर वायर से केवल पहला सेल जोड़ते हैं और जॉकी को स्लाइड कराते हैं। तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। और चलो मान लेते हैं कि पहले सेल के लिए, है ना, पहले सेल के लिए बैलेंस लेंथ x1 आ गई। तो बस सिंपली अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं कि फर्स्ट सेल के लिए बैलेंस लेंथ x1 आ गई, तो बस बोल सकते हैं कि पहले सेल का ईएमएफ कितना होगा, E1 इक्वल टू V बाय L इंटू X1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बस अब हम क्या करते हैं, अब हमको दूसरे सेल का ईएमएफ देखना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि दूसरे सेल का तो स्विच ऑन रखते हैं और अब पहले स्विच सेल का स्विच ऑफ कर देते हैं। तो बताओ कि अब इसका स्विच ऑफ कर दिया मतलब पहला सेल डिस्कनेक्टेड हो गया और अब पोटेंशियोमीटर वायर से केवल दूसरा सेल जुड़ गया, है ना? बस इस बार भी जॉकी को स्लाइड कराते हैं, तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। और चलो मान लेते हैं कि दूसरे सेल के केस में बैलेंस लेंथ x2 आ गई, तो इसमें भी इक्वेशन वही लिख सकते हैं कि बताओ E2 इक्वल टू, है ना, दूसरे सेल के केस में बैलेंस लेंथ x2 आ गई, तो दूसरी सेल का ईएमएफ कितना होगा, E2 इक्वल टू V बाय L इंटू x2 ये होगा। बस अब हमको E1 और E2 को कंपेयर करना है, तो सिंपली दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो तुम बताओ कि डिवाइड करेंगे तो V बाय L मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू X1 बाय X2, है ना? बस E1 बाय E2 इक्वल टू X1 बाय X2 मतलब इन दोनों सेल का जो ईएमएफ है वो बैलेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, है ना? एक के कंपैरिजन में दूसरे की बैलेंस लेंथ डबल हो तो ईएमएफ भी डबल होगा। तो इस टाइप से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सोच के बताओ, है ना, ध्यान रखना। ये देखो कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाता है, जैसे इंटरनल रेजिस्टर जैसा, है ना? तो कई बार ये होता है यार कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाता है। और तुम बताओ 1 मिनट, तुम बताओ कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कुछ रेजिस्टर आ जाए, तो वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा जाएगा। तो बताओ तब फिर सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगा, V से कम हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला रेजिस्टर थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस खा जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए अगर कोई रेजिस्टर आ गया, तो फिर सोर्स बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगा, V से कम होगा, तो चलो इसको V डैश बोल देते हैं। लेकिन बताओ ये जो सेकंड मेथड है, उसमें बताओ फर्स्ट इक्वेशन में भी V डैश आएगा, है ना? पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V से कम होगा, V डैश होगा। बताओ तब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी V डैश आएगा, सेकंड इक्वेशन में भी V डैश आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो V डैश से V डैश कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, है ना? इसीलिए ध्यान रखना कि वास्तव में है ना, वास्तव में लेबोरेटरी में किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है, तो जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था वो नहीं लगाते हैं। याद रखना कि लेबोरेटरी में किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो जो फर्स्ट वाला मेथड पढ़ा था वो नहीं लगाते हैं, उसमें सेकंड वाले मेथड का यूज करते हैं ना। कोई एक बार देखना कि लेबोरेटरी में अननोन सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं वो सुनना। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर से कोई स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं,
है ना, ये करते हैं कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर से लेग-क्लांची सेल, डेनियल सेल जैसा कोई स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं, जिसका ईएमएफ हमको थ्योरेटिकली पता होता है ना। जैसे मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि पहले पोटेंशियोमीटर वायर से कोई स्टैंडर्ड सेल लगा रहे हैं, मतलब डेनियल सेल लगा रहे हैं। है ना? तुमने सभी ने 9-10 में सुना होगा कि डेनियल सेल का ईएमएफ सेट होता है 1.1 वोल्ट होता है। तो बस ये करते हैं कि पहले इस पोटेंशियोमीटर वायर से डेनियल सेल जैसा स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं, जिसका ईएमएफ बिल्कुल फिक्स होता है 1.1 वोल्ट, और उस केस में बैलेंस लेंथ मेजर करते हैं x1। फिर जिस अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है, उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ते हैं, और तब मान लेते हैं बैलेंस लेंथ x2 आ गई, तो बस हम बिंदास बोल सकते हैं, है ना? बिंदास बोल सकते हैं कि सिंपली E1 by E2 इक्वल टू x1 by x2। बस E1 तो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ, तो ये डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। अपन E2 अननोन सेल का ईएमएफ इक्वल टू x1 by x2 मान लेते हैं कि पहले केस में बैलेंस लेंथ जैसे 50 सेंटीमीटर आ गई, और सेकंड केस में बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर आ गई। तो इसको सॉल्व करके अननोन सेल का ईएमएफ E2 मेजर कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मेथड है उसमें अगर सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर की भी टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए, तब भी इस मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये मेथड वर्क कर जाएगा। ध्यान रखना कि वास्तव में अननोन सेल का लेबोरेटरी में ईएमएफ मेजर करना हो तो फर्स्ट नहीं, इस सेकंड वाले मेथड का यूज करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। अब हम पोटेंशियोमीटर का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, वो देखते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर से अननोन सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना हो, तो फिर हमको एक नहीं 2 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, है ना? वही पहले एक्सपेरिमेंट में तो हम कोई अननोन सेल का ईएमएफ ही मेजर करते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं ना। कोई सोर्स बैटरी है, लंबा पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दिया है, इस पूरे सिस्टम को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं ना। बस पहले एक्सपेरिमेंट में तो हम अननोन सेल का ईएमएफ ही मेजर करेंगे। तो उसके लिए तो वही तरीका कि जिस अननोन सेल को मेजर करना है, उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ते हैं और सीधी पोलैरिटी में जोड़ते हैं। वही इस अननोन सेल का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टर आर मान लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए वही गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और वही जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं। तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाए। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर की एक्चुअल लेंथ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। मतलब मान लेते हैं कि पहले केस में बैलेंस लेंथ x1 है। बस हमको अच्छे पता है, फिर हमको अच्छे पता है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहले इसके अक्रॉस तो हमको पता है कि अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई। तो वैसे मैंने बताया था, मैंने बताया था कि वैसे तो अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि वैसे तो अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होता है, लेकिन बताओ जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा, तब इस अननोन सेल से भी बहने वाली करंट 0 होगी। और तुम बताओ कि आई 0 होगा तो आई आर भी 0 होगा, तो अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा। बस 0 डिफ्लेक्शन के लिए इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बताओ अननोन सेल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ई, और x1 लेन का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v बाय l इनटू x1। बस ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना। तो एक्सपेरिमेंट के पहले पार्ट से ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली। अब चलो, ये तो अननोन सेल का ईएमएफ आया। अब हमको अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। या तो तुम खुद सोच के बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट से, है ना, इस एक्सपेरिमेंट से तो हम अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 0 डिफ्लेक्शन में बैटरी से बहने वाली करंट आई 0 होगी। आई 0 होगी तो आई आर पूरा भी 0 हो जाएगा। तो बताओ आई आर 0 हो गया, मतलब
इस एक्सपेरिमेंट में तो इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ ही नहीं पाएगा। तो तुम बताओ कि अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो तुम खुद बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर तभी पिक्चर में आएगा जब करंट नॉन जीरो, है ना? वही इंटरनल रेजिस्टर आर पिक्चर में इक्वेशन में तभी आएगा, आ पाएगा जब करंट नॉन जीरो। देखो, अब हम चाहते हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में भी बैटरी से कुछ करंट बहे, तो तुम खुद बताओ कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में करंट इस गैल्वेनोमीटर के रास्ते से तो नहीं बह सकती है, लेकिन किसी और रास्ते से तो बह सकती है ना। बस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है या बैटरी से बहने वाली करंट नॉन जीरो करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगले एक्सपेरिमेंट में इस बैटरी के पैरेलल कोई नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे। खुद सोच के बताओ कि बैटरी के पैरेलल में नॉन रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अब जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इधर से तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इस रास्ते से तो करंट फ्लो हो जाएगी ना। और तुम बताओ कि इस रास्ते से करंट फ्लो हो जाएगी, करंट नॉन जीरो होगी, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वेशन में आ जाएगा। ये तो बस ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अननोन सेल का ईएमएफ मेजर, सॉरी, अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट करते हैं ना। वही सेकंड पार्ट में भी है ना, सेकंड पार्ट में वही काम करते हैं कि बस उस अननोन सेल को पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ देते हैं जिसका ईएमएफ ई था, इंटरनल रेजिस्टर आर था, डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जॉकी लगा दी, तो वो सब तो करेंगे ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि इस अननोन सेल के पैरेलल में आर का कोई एक नॉन रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये करते हैं कि इस अननोन सेल के पैरेलल में आर का नॉन रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से सेट करते हैं और उसको सेट करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स भी पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसा ही होता है। जो रेजिस्टेंस सेट करना है वो प्लग बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अननोन सेल के पैरेलल में हमको 100 ओम का रेजिस्टेंस सेट करना है, तो 100 ओम का प्लग बाहर निकाल लेंगे तो 100 ओम सेट हो जाएगा, है ना? बस सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं कि बस वही पहले वाला सिस्टम है, लेकिन इस अननोन सेल के पैरेलल में आर का नॉन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना? और बस इस बार भी जॉकी को स्लाइड कराते हैं और तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए। तो चलो सेकंड केस में, है ना, सेकंड केस में बैलेंस लेंथ x2 मान लेते हैं। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार भी गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए, है ना, इस बार भी गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलो पहले इसके अक्रॉस देखते हैं। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस बार जीरो डिफ्लेक्शन की केस में इधर से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इस रास्ते से तो करंट फ्लो होगी ना। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है ना ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार जीरो डिफ्लेक्शन, है ना, इस बार जीरो डिफ्लेक्शन की केस में इस वाले रास्ते से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन इस वाले रास्ते से करंट जरूर फ्लो होगी, है, तो पक्का बोल सकते हैं, ठीक है ना? हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार जीरो डिफ्लेक्शन की केस में भी करंट फ्लो होगी और कम से कम इस वाले रास्ते से करंट जरूर फ्लो होगी। और कितनी फ्लो होगी? केवल इस रास्ते का नेट ईएमएफ अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस बताओ केवल इस रास्ते का ईएमएफ ई अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस स्मॉल आर। तो जीरो डिफ्लेक्शन की केस में भी इस वाले रास्ते से करंट जरूर फ्लो होगी। और तुम बताओ, एक मिनट, तुम बताओ कि इस बार जीरो डिफ्लेक्ट तुम बताओ कि इस बार जीरो डिफ्लेक्शन की केस में भी बैटरी से करंट बह रही है या बैटरी से करंट निकल रही है? तो बताओ इस बार बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं होगा बल्कि ई माइनस आई आर होगा। तो ये ध्यान रखना है ना कि इस बार जीरो डिफ्लेक्शन के केस में भी बैटरी से करंट बह रही है या बैटरी से करंट निकल रही है, तो इस बार बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं होगा, ई माइनस आई आर होगा। जहां आई की वैल्यू रख सकते हो, बताओ आई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? ई ओपन आर प्लस स्मॉल आर रख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास ई आर ओपन आर प्लस स्मॉल आर। ध्यान रखना कि अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाएगा। बस अब हम आराम से बोल सकते हैं ना
ये तो बस अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले बैटरी के अक्रॉस तो हमको पता है कि इस बार बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं होगा, ई माइनस आई आर होगा, जिसको सॉल्व करने पर ये कितना आया था, ई आर ओपन आर प्लस स्मॉल आर। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा और X2 लेन का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L into X2। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। चलो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करते हैं, या तो तुम डायरेक्ट बताओ बताओ कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करेंगे तो एलएचएस में ई से ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, आर प्लस स्मॉल आर ओपन कैपिटल आर ये आएगा, और आरएचएस का डिवाइड करेंगे तो वी बाय एल से वी बाय एल भी कैंसिल, तो आरएचएस का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x1 बाय x2 आएगा। आगे सॉल्व कर सकते हो है ना। बताओ आर ओपन आर करेंगे तो 1 प्लस स्मॉल आर ओपन कैपिटल आर इक्वल टू x1 बाय x2। आगे नमूनों को सॉल्व करके उधर ट्रांसफर कर लेना, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो r इक्वल टू कितना आएगा, x1 बाय x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। बस इस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो इस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस x1 बाय x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर ये आ गया है ना। बस ध्यान रखना, जब इसमें इतना डिटेल कचरा करने का टाइम नहीं है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। ध्यान रखना कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में कई बार पूछे गए हैं, तो आगे इतना कचरा करने का, डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर वायर से केवल अननोन सेल लगाएं तब बैलेंस लेन x1 हो। अगर उस अननोन सेल के पैरेलल में R का नॉन रेजिस्टेंस लगा दें तब बैलेंस लेन x2 आ रही हो, तो अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली x1 बाय x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। हाँ एक मिनट एक और चीज थोड़ा देख सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ कि फर्स्ट बैलेंस लेन x1 और सेकंड बैलेंस लेन x2, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, बताओ x1 ज्यादा होगा है ना। तुम बताओ, बैलेंस लेन जो होती है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनली होती है, तो तुम खुद बताओ कि पहले केस में है ना, पहले केस में बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओनली ई था, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 भी ज्यादा होगा। और सेकंड केस में ना, सेकंड केस में बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं होगा बल्कि ई माइनस आई आर होगा, तो सेकंड केस में बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 भी कम होगा है ना। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट केस में बैलेंस लेन x1 ज्यादा आएगी, सेकंड केस में बैलेंस लेन x2 कम आएगी। बस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली x1 बाय x2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, इसको याद रखना है ना। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ और अच्छी चीजें हैं वो देखना, ठीक है ना। जैसे देखो कई बार ऐसा होता है ना कई बार ऐसा होता है कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाता है। ध्यान रखना कि कई बार सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आता है, तो तुम बताओ कि बीच में टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आए फिर भी इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा है ना। तो ये तुम लॉजिकली सोच सकते हैं ना। मान लेते हैं कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ गया। बताओ टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ गया हो तो अब सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस V नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक आ जाएगा ना, तो तब पोटेंशियोमीटर है ना, तब सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगा, V से कम होगा, जैसे V डैश मान लेते हैं। लेकिन तुम बताओ कि तब फर्स्ट इक्वेशन में भी V डैश आएगा है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में V डैश आएगा, सेकंड इक्वेशन में भी V डैश आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो V डैश से V डैश कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर यही आएगा। तो इसीलिए मेथड बहुत फेमस है, ध्यान रखना इसमें सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो भी इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए मेथड इतना
फेमस है और अपने लेबोरेटरी में हम अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसी मेथड से निकालते हैं। तो बच्चों अभी हमने पोटेंशियोमीटर से अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना देखा। उसी पे बेस पहले एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखना है ना। तो वही मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर से अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करने का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो पहले केस में हमने, है ना, पहले केस में पोटेंशियोमीटर वायर से हमने केवल अननोन सेल लगाया था, तो तब बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर आ रही थी। और अगले केस में हमने क्या किया कि उस अननोन सेल के पैरेलल में 28 ओम का कोई नॉन रेजिस्टेंस लगाया, तो तब बैलेंस लेंथ 70 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमको देखना है कि अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इसमें तुम खुद बताओ कि इसमें मूर्खों टाइप से पूरा डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। बस आराम से बताओ कि अननोन सेल से सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर से केवल अननोन सेल लगाएं, तब बैलेंस लेंथ x1 और पैरेलल में कैपिटल R का नॉन रेजिस्टेंस लगाएं, तब बैलेंस लेंथ x2 हो। तो अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? सिंपली x1 माइनस x2 इंटू कैपिटल R वैल्यू रख देते हैं। तो x1 तो 80 सेंटीमीटर अपन x2 70 सेंटीमीटर माइनस 1 इंटू कैपिटल R 28, इसको सॉल्व कर लेना। 8/7 माइनस 1 करेंगे तो 1/7 इंटू 28, मतलब अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले से ही करना है कि, लेकिन ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। देखो बच्चों अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो सारी चीजों को बिल्कुल सीधे साधे तरीके से दे रखा था, लेकिन एम्स 2015 में जो क्वेश्चन आया था, है ना, इस क्वेश्चन में वही उसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में दे रखा था। लेबोरेटरी में हम जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बिल्कुल लेबोरेटरी की लैंग्वेज में दे रखा था, है ना। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। कोई हमको दे रखा है कि कोई पोटेंशियोमीटर का सर्किट है ना, कोई पोटेंशियोमीटर का सर्किट है और पोटेंशियोमीटर वायर से हमने वही अननोन सेल लगाया है जिसका ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टर आर मान लेते हैं। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है ना। और लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि पहले से इस अननोन सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, है ना। शुरू में अननोन सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि पहले केस में, है ना, क्वेश्चन दे रखा है कि पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले प्लग को बाहर निकाल लिया है। बताओ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाले प्लग को बाहर निकाल लिया है, मतलब कहने का मतलब है कि पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट सेट किया है और तब बैलेंस लेंथ 50 सेंटीमीटर आ रही है। और अगले केस में देखना, तो अगले केस में हमने क्या किया है कि इनफाइनाइट का प्लग बाहर नहीं निकाला है। अगले केस में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से केवल 80 ओम का प्लग बाहर निकाला है। तो बस 80 ओम का प्लग बाहर निकाला, मतलब कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस 80 ओम सेट किया है और तब बैलेंस लेंथ 40 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसके बेसिस पर हमको देखना है कि अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। फिर वही पोटेंशियोमीटर वायर से अननोन सेल लगा दिया है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है। और देखो, है ना, और देखो जो पहला पार्ट है ना, जो पहला पार्ट है उसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से इनफाइनाइट वाला प्लग बाहर निकाल लिया है। मैंने बताया था जो प्लग बाहर निकालते हैं वो रेजिस्टेंस सेट हो जाता है। तो बस पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला प्लग बाहर निकाल लिया है। तो कहने का मतलब है कि पहले केस में रेजिस्टेंस का बॉक्स सॉरी, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि पहले केस में इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने इनफाइनाइट रखा है। और बताओ इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने इनफाइनाइट रखा है, मतलब पहले केस में तो रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल कटे हुए वायर के टाइप से काम करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है ना, वही कि पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट सेट किया, मतलब पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल कटे हुए वायर के टाइप से काम करेगा। तो तुम बताओ कि, तुम बताओ कि रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल कटे वायर के टाइप से काम करेगा, मतलब
अभी तो इस पोटेंशियोमीटर से इफेक्टिवली केवल अननोन सेल ही जुड़ा हुआ है। और तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि पोटेंशियोमीटर वायर से केवल अननोन सेल जुड़े हैं, तब तो जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x1 बोलते हैं। तो बताओ, पहले केस में पोटेंशियोमीटर से इफेक्टिवली केवल अननोन सेल ही जुड़ा हुआ है और तब बैलेंस लेंथ 50 सेंटीमीटर है। बताओ, केवल अननोन सेल लगाएं तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x1 बोलते हैं, तो वो 50 सेंटीमीटर है ना। अब चलो अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, है ना, है ना, सॉरी सेकेंड पार्ट में देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में ना, सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है कि वो इनफाइनाइट वाला प्लग नहीं, है ना। सेकेंड पार्ट में हमने रेजिस्टेंट बॉक्स से केवल 80 ओम का प्लग बाहर निकाला है। 80 ओम का प्लग बाहर निकाला है मतलब सेकेंड केस में रेजिस्टेंट बॉक्स का रेजिस्टेंस 80 ओम सेट किया है। तो 80 ओम सेट किया है इससे, अब तो करंट इससे भी बहेगी, है ना। और इससे ही बहेगी मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंड केस में हमने इस अननोन सेल के पैरेलल में R इक्वल टू 80 ओम का नॉन रेजिस्टेंस सेट किया है। ये हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड केस में अननोन सेल के पैरेलल में R इक्वल टू 80 ओम का नॉन रेजिस्टेंस लगाया है और हमको पता है, और हमको पता है कि इसके पैरेलल में नॉन रेजिस्टेंस लगाए तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x2 बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि x2 40 सेंटीमीटर है। बस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि अब तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ना, है ना। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, तो बस अब टेक्निकल शब्दों में ये बोल सकते हैं, है ना, सॉरी तो अब टेक्निकल शब्दों में बोल सकते हैं कि पहले केस में पोटेंशियोमीटर वायर से केवल अननोन सेल जुड़ा था, तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x1 बोलते हैं, वो 50 सेंटीमीटर है। अगले केस में अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में 80 ओम का नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया था, तो तब जो बैलेंस लेंथ आती है उसको x2 बोलते हैं। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताओ, पोटेंशियोमीटर वायर से केवल अननोन सेल लगाएं तब बैलेंस लेंथ x1, इसके पैरेलल में नॉन रेजिस्टेंस लगा दें तब बैलेंस लेंथ x2 हो। तो इस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, सिंपली x1 माइनस, है ना, अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, सिंपली x1 by x2 minus 1 into कैपिटल R, वैल्यू रख देते हैं। तो बताओ, x1 तो 50 सेंटीमीटर अपन x2 40 सेंटीमीटर माइनस 1 into R 80, तो कितना हो गया 1 by 4 into 80 मतलब अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। तो ध्यान रखना कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सारी चीजें डायरेक्ट दे रखी हैं और इसमें सारी चीजें बिल्कुल लेबोरेटरी की लैंग्वेज में दे रखी है। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं और तुम मान के चलना कि पोटेंशियोमीटर में लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, है ना। देखो, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना। तो हमको दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर है, उसमें 20 वोल्ट की सोर्स बैटरी है, इसके साथ हमने लंबा यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर जोड़ दिया है। पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 90 ओम और उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, लेकिन इस बार सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए 10 ओम का एक रेजिस्टर भी आ गया है ना। अब देखो, किसी अननोन सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो उसको पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ रहे हैं, सीधी पोलैरिटी में जोड़ रहे हैं और जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं। और हमको दे रखा है कि इस बार, है ना, बैलेंस लेंथ 30 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब 30 सेंटीमीटर पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। बस सबसे पहले इस अननोन सेल का ईएमएफ कितना होगा वो देखना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, उस सिचुएशन मतलब बैलेंस वाली सिचुएशन में पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा वो देखना है। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को दूसरे शब्दों में वायर के अंदर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं ना। और तीसरे पार्ट में ना, तीसरे पार्ट में पूछा है कि ये वाला जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इस पोटेंशियोमीटर से हम इनमें से कौन-कौन से अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं वो देखना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट और 19 वोल्ट। तो इन सबको हमको करना है। चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि 20 वोल्ट की सोर्स बैटरी, उसके साथ पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया है, लेकिन सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच
टांग अड़ाने के लिए 10 ओम का एक रेजिस्टर भी है ना? अब अननोन सेल को पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस लगाया है और जॉकी को स्लाइड करा रहे हैं। तब तक स्लाइड करा रहे हैं जब तक कि डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाता और हमको दे रखा है कि इस बार बैलेंस लेंथ 30 सेंटीमीटर मिल रही है। तो सबसे पहले अननोन सेल का ईएमएफ कितना होगा वो देखना है ना। मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना? सॉरी, फिर मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरे पोटेंशियोमीटर में बस एक ही कंसेप्ट है ना, पूरे पोटेंशियोमीटर में बस एक ही कंसेप्ट है कि बताओ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। हमने तो इससे आगे पोटेंशियोमीटर में कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस यहाँ भी वही कंसेप्ट यार, है ना? यहाँ भी वही कंसेप्ट कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहले अननोन सेल के अक्रॉस देखते हैं, तो हमको पता है कि अननोन सेल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ई होता है। हमको पता है कि वैसे तो ई माइनस आई आर होता है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा तब इससे भी बहने वाली करंट जीरो होगी और करंट जीरो होगी तो आई आर भी जीरो। तो इस अननोन सेल के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस ई होता है। अब हमको इस 30 सेंटीमीटर लेंथ के इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। और ये देखने के लिए पहले इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना होगा ना। तो उसके लिए पहले पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देखना है। तो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, है ना? तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या 20 वोल्ट होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तुम खुद बताओ। तुम खुद बताओ कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर की भी टांग अड़ाने के लिए ये 10 ओम का रेजिस्टर आ गया है, तो ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा जाएगा। तो बताओ सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट नहीं होगा, कुछ कम होगा, है ना? तो बस सबसे मेन चीज देखनी है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो बिल्कुल घबराना मत, कसम खा लेना कि सबसे पहले करंट निकालेंगे, है। तो ध्यान रखना कि सोर्स बैटरी और पोटेंशियोमीटर वायर के बीच टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो एक सेकेंड के लिए भी अटकने की जरूरत नहीं है। कसम खा लेना कि सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, है। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं बहेगी, हमको पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस ब्रांच में तो कोई भी करंट नहीं बहेगी। तो बताओ जो भी करंट बहेगी वो इस पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू ही बहेगी, कह सकते हैं ना कि जीरो डिफ्लेक्शन में जो भी करंट बहेगी वो इस पोटेंशियोमीटर वाले रास्ते से ही बहेगी। और तुम बताओ कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस रास्ते से कितनी करंट बहेगी? केवल इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो तुम बताओ कि केवल इस रास्ते का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 20 अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? पोटेंशियोमीटर का तो 90 और इसका 10 मतलब 100। बस बोल सकते हैं कि करंट केवल इसी रास्ते बहेगी और कितनी बहेगी? केवल इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस 20 अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 90 और 10 100 तो ये 0.2 एम्पीयर इतनी बहेगी, है ना? तो बोल सकते हैं कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस रास्ते से कितनी करंट बहेगी? 0.2 एम्पीयर। तो बताओ 0.2 एम्पीयर में से इधर बिल्कुल जीरो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है ना। तो बताओ 0.2 एम 0.2 एम्पीयर में से इस वाली ब्रांच में तो बिल्कुल जीरो जाएगी। तो बताओ ये पूरी पूरी 0.2 एम्पीयर करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर से ही बहेगी और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बस अब पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ, आराम से बताओ कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस 90 ओम है और उसमें बहने वाली करंट 0.2 एम्पीयर है। तो बताओ पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर। तो बताओ
आई तो इसमें बहने वाली करंट 0.2 एम्पियर इंटू आर, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 90, तो सॉल्व करेंगे तो इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट ये आएगा। तो तुम खुद बताओ सॉरी, तुम खुद बताओ कि सोर्स बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, लेकिन इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस केवल 18 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट कौन खा जाएगा? ये टांग अड़ाने वाला जो रेजिस्टर है वो 2 वोल्ट खा जाएगा। तो पता चल गया कि सोर्स बैटरी का भले 20 वोल्ट हो, लेकिन इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट होगा। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट होगा, जो इसके 100 सेंटीमीटर लेंथ में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बस हमको देखना है कि 30 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है बस। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे हम तीसरी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर और उसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है। बस हम चौथी क्लास के बच्चे के टाइप से लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इतनी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 18 वोल्ट। तो बताओ यूनिट सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 18 वोल्ट अपन 100 सेंटीमीटर, पता होगा ना, वही पूरे 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। तो यूनिट सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 18/100। तो बताओ हमको कितने लेंथ के अक्रॉस निकालना है? 30 सेंटीमीटर के अक्रॉस। तो 30 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 18/100 इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 5.4 वोल्ट। तो बस हम कंफर्म, है ना, तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर, ये कंफर्म बोल सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर वायर का टुकड़ा था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5.4 वोल्ट आ गया। बस अब हम है ना सॉरी, अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तुम बताओ कि इसके अक्रॉस मतलब अननोन सेल, यानी इसके अक्रॉस मतलब अननोन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई। और इसके अक्रॉस मतलब 30 सेंटीमीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5.4 वोल्ट। तो बस वही चीज कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस अननोन सेल के अक्रॉस ई और 30 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस 5.4, तो ई इक्वल टू 5.4 वोल्ट। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि जीरो डिफ्लेक्शन की केस में पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा वो देखता है। तो ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि यूनिट्स, है ना, पहले ही बताया था कि यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। बताओ जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? 80/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। ये कर सकते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा वी ओपन डेल्टा एल। तो डेल्टा वी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट, ओपन डेल्टा एल इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो 18/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। और मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपने दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, लेकिन याद रखना कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में होगा। तुम बताओ कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं नॉन जीरो, है ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं नॉन जीरो, तब तो फिर करंट इससे भी गुजरेगी और अननोन सेल से भी गुजरेगी, तब तो पूरी चीजें मिक्स हो जाएंगी, तब नहीं होगा। लेकिन जीरो डिफ्लेक्शन के केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाय डेल्टा एल मतलब 18/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इसको पर मीटर में कन्वर्ट करने को बोले तब भी इसको कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट देखना।
हाँ बच्चों, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि ये वाला पोटेंशियोमीटर वायर, इनमें से कौन कौन से अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं, है ना। तो तुम खुद बताओ कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है ना। ये तो बोल सकते हैं कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है। तो बताओ ये पोटेंशियोमीटर वायर 18 वोल्ट या इससे कम के तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, लेकिन 18 वोल्ट से ज्यादा वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान रखना कि पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, मतलब ये 18 वोल्ट है, इसके कम वाले पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर कर सकता है लेकिन 18 वोल्ट से ज्यादा वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता है। तो देखना जैसे ये 18 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को तो मेजर कर सकता है ना। तुम खुद बताओ कि अननोन पोटेंशियल है ना। खुद बताओ कि अननोन पोटेंशियल डिफरेंस अगर 18 वोल्ट हो तो फिर बैलेंस पॉइंट कहाँ आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा। बताओ ना, पोटेंशियोमीटर वायर का भी 18 वोल्ट और अननोन पोटेंशियल डिफरेंस भी 18 वोल्ट हो, तब तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो ये 18 वोल्ट को मेजर कर सकता है, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट होगा तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आएगा। ऐसे बताओ कि ये 18 वोल्ट से कम को भी मेजर कर सकता है ना। तुम बताओ कि अननोन, है ना, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट से कम होगा तो फिर बैलेंस पॉइंट बीच में कहीं आएगा। अगर अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 18 का आधा मतलब 9 वोल्ट हो तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल बीच में आएगा। अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 मतलब 6 वोल्ट हो तो बैलेंस पॉइंट 1/6 लेंथ पर आएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्लियरली बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, तो इससे हम 18 वोल्ट या इसके कम वाले तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन 18 वोल्ट से ज्यादा वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते। बताओ, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 18 से ज्यादा हो, जैसे 18.2 हो, बताओ पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस तो 18 है, लेकिन अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 18.2 है, तो तब फिर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से, है ना, ध्यान रखना कि अभी तो बेवकूफ टाइप से डिटेल में बताया, लेकिन आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट हो, तो ये पोटेंशियल मीटर वायर 18 वोल्ट है, उसके कम वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है उससे ज्यादा वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता। अननोन पोटेंशियल उससे भी ज्यादा हो तो बैलेंस पॉइंट कभी आएगा ही नहीं, है ना। बस 18 है, उसके कम वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, मतलब 10 को मेजर कर सकता है, 15 को मेजर कर सकता है, और जैसे तैसे करके 18 वोल्ट के भी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, लेकिन 18 से ज्यादा मतलब 19 वोल्ट को मेजर नहीं कर सकता। अननोन पोटेंशियल डिफरेंस 19 वोल्ट हो तो फिर जीरो डिफ्लेक्शन कभी आएगा ही नहीं। हाँ बच्चों देखो, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन ध्यान रखना कि जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में करते हैं तो कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ ही नहीं पाता है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब 12th में प्रैक्टिकल का जो एग्जाम दिया था उसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ ही नहीं पा रहा था। तो इसमें कुछ गलतियां होती हैं, वो सुन लेना, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो है ना, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ये जो अननोन सेल है उसका ईएमएफ सोर्स बैटरी के वोल्टेज से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है। तो ध्यान रखना जीरो डिफ्लेक्शन के लिए पहली सावधानी तो ये कि जो अननोन सेल का जो ईएमएफ है वो सोर्स बैटरी के वोल्टेज से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बताओ, सोर्स बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट हो, सॉरी, सोर्स बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट हो और अननोन सेल का वोल्टेज 22 वोल्ट हो तो कभी बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। तुमको बताओ कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है तो पोटेंशियोमीटर की भी अक्रॉस वोल्टेज या तो 20 वोल्ट होगा या बीच में कोई खा जाएगा, थोड़ा कम होगा, अ, है ना, 19 18 ऐसा होगा तो बताओ, पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस तो वोल्टेज 20 या 18 ऐसा है और अननोन सेल का ईएमएफ 22 वोल्ट है, तो बताओ तब पोटेंशियोमीटर अननोन सेल के अक्रॉस
वोल्टेज कभी बराबर हो ही नहीं पाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इससे ध्यान रखना कि इसे ध्यान रखना कि इसमें अननोन सेल का जो ईएमएफ है वो सोर्स बैटरी के वोल्टेज के कंपैरिजन में काफी कम होना चाहिए। मतलब ये 20 वोल्ट है तो ये 20 तो क्या 18 वोल्ट से भी कम होना चाहिए, 10 15 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये पहली चीज ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी एक और चीज ध्यान रखना है ना, दूसरी एक और चीज ध्यान रखना जो तुमको पहले ही बताई थी कि बताओ जीरो डिफ्लेक्शन के लिए जो अननोन सेल है उसको सोर्स बैटरी की सेम पोलैरिटी में जोड़ना होगा, मतलब सोर्स बैटरी के प्लस से इसका प्लस और सोर्स बैटरी के माइनस से इसका माइनस जुड़ा होना चाहिए, तभी जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। बाकी बताओ किसी मूर्ख इंसान ने उल्टा कर दिया है ना, किसी मूर्ख इंसान ने उल्टा कर दिया, मतलब ये अननोन सेल को उल्टी पोलैरिटी में जोड़ा, मतलब सोर्स बैटरी के प्लस से इसका माइनस और इसके माइनस से इसका प्लस जोड़ा, तब तो जीरो डिफ्लेक्शन कभी आएगा ही नहीं, है ना। तब तो करंट है वो हमेशा ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, मतलब करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। तब तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि तब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भले ही सेम हो जाए लेकिन सेम पोलैरिटी में नहीं होगा, है ना। इसमें ये हाई और ये लो और इसमें ये हाई और ये लो, तो इस बार जीरो डिफ्लेक्शन कभी आएगा नहीं, हर बार करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी, है। तो इसमें दो सावधानी ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि अननोन सेल का ईएमएफ सोर्स बैटरी के वोल्टेज से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि जो अननोन सेल है उसको सोर्स बैटरी की सेम पोलैरिटी में लगाना होगा, उल्टी पोलैरिटी में लगाओगे तो फिर बैलेंस पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। देखो बच्चों कई बार पोटेंशियोमीटर वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं लेकिन पोटेंशियोमीटर शब्द नहीं लिखा होता है ना, तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है ऐसा कोई सर्किट है, बस हमको पूछा है कि इस अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी हो ताकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना, तो इस टाइप का कोई सर्किट है ना। इधर बैटरी भी लगी है, बस आर की वैल्यू कितनी हो ताकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी पोटेंशियल में, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चन के सिमिलर है। तुम बताओ कि इसमें ये दोनों जो रेजिस्टर हैं वो पोटेंशियोमीटर वायर के टाइप से काम कर रहे हैं और ये वाली जो बैटरी है वो एक अननोन सेल के टाइप से काम कर रही है। सिमिलर है ना, ये दोनों पोटेंशियोमीटर वायर के टाइप से है और ये वाली जो बैटरी है वो अननोन सेल के टाइप से काम कर रही है। तो बस यहाँ भी है ना, यहाँ भी अपना वही पोटेंशियोमीटर का सेट कंसेप्ट लगा सकते हैं, बस बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि बताओ वही गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। वो अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तुम बताओ कि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा, है ना, हमको पता है कि वैसे तो इसके अक्रॉस E माइनस आई आर होता है लेकिन हमको पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में इसमें बहने वाली करंट जीरो होगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर भी जीरो होगा ना। तो बताओ इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। अब हमको देखना है कि इसके अक्रॉस कितना होगा, मतलब आर वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा वो देखना है। तो तुम कॉन्फिडेंट बताओ, ये बताओ इस सॉरी कॉन्फिडेंट बताओ कि सोर्स बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो क्या इस आर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा क्या, नहीं होगा। तुम बताओ कि सोर्स बैटरी और इस आर वाले रेजिस्टर के बीच में टांग अड़ाने के लिए 500 ओम का भी रेजिस्टर आ गया है, ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खा जाएगा। तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट नहीं होगा, उससे कम होगा। कितना होगा वो देखना है। तो देखो मैंने ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही, है ना, पिछले क्वेश्चन में तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी सोर्स बैटरी और इस वायर की भी टांग अड़ाने के लिए कोई रेजिस्टर आ जाए तो घबराना मत, है ना, एक सेकंड भी अटकने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, है। तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में, है ना, जीरो डिफ्लेक्शन के केस में
इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट बहेगी ही नहीं, तो हमको पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन के केस में करंट केवल इसी वाले रास्ते मतलब इस रेड रास्ते से ही जाएगी, पता है ना? तो जीरो डिफ्लेक्शन में इस ब्रांच में तो कोई करंट बहेगी नहीं, तो जीरो डिफ्लेक्शन के केस में करंट केवल इसी रास्ते बहेगी। और बताओ करंट कितनी होगी? केवल इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, तो इस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस 12, अपन केवल इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 500 प्लस आर इतनी करंट बहेगी। अब बताओ उसमें से इस ब्रांच में कितनी जाएगी? बिल्कुल जीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है ना। इधर तो बिल्कुल जीरो जाएगी, तो तुम बताओ कि ये सारी की सारी है ना, ये सारी की सारी 12 ओपन 500 प्लस आर ये सारी की सारी करंट आर वाले रेजिस्टर से गुजरेगी। बस तुम बताओ कि सारी की सारी करंट आर वाले रेजिस्टर से गुजरेगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिंपली आई आर। बताओ आई तो इसमें बहने वाली करंट 12 प्लस 5 है ना, आई तो इसमें बहने वाली करंट 12 ओपन 500 प्लस आर इंटू आर इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया। बस अब तो हम बिंदास बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तुम बताओ इसके अक्रॉस तो कितना है? 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना है? आई आर मतलब 12 ओपन 500 प्लस आर इंटू कैपिटल आर इतना है। इसको सॉल्व कर लेना है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आर इक्वल टू 100 ओम तो सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू 100 ओम मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस 100 ओम है। ध्यान रखना कि भले पोटेंशियोमीटर शब्द ने लिखा है लेकिन ये है पोटेंशियोमीटर का ही क्वेश्चन। ये वाला जो रेजिस्टर है वो एक टाइप से पोटेंशियोमीटर वायर के टाइप से काम करेगा। बस अब हमने पोटेंशियोमीटर कंप्लीट नहीं टोटली कंप्लीट कर लिया है ना, तो अब शीट में इसके सारे क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। और तुमको लास्ट बार बोल रहा हूँ है ना, तुमको लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अभी तो हमने पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, अभी तो पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन ध्यान रखना कि आगे अपने दिमाग में ना आगे अपने दिमाग में इतना कचरा भरने की जरूरत नहीं। बस पोटेंशियोमीटर का कभी भी कोई क्वेश्चन है तो एक ही चीज आनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन के लिए बस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, डेट्स ऑल।